नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून के बावजूद बढ़ा धर्म परिवर्तन का ग्राफ। आंकड़ों ने बताया नहीं है आरोपियों में कानून का डर, अब और सख्त धर्मांतरण कानून होगा। खटीमा दौरे पर सीएम धामी का छात्रों से संवाद। कहा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार कर रही काम, राज्य का हर बच्चा जाए स्कूल, यही है डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता। हरिद्वार के मनसा देवी हादसे के बाद एक्शन में शासन प्रशासन। धार्मिक स्थलों को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक। मार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश, भीड़ नियंत्रण के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर फोकस। और राजधानी देहरादून में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। चंद्रमणि क्षेत्र में न्याय विभाग की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने पहुंचे माफिया। लोगों के हंगामे के बाद भाग खड़े हुए आरोपी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण कानून होने के बावजूद ना तो धर्म परिवर्तन पर रोक लग पा रही है और ना ही धर्मांतरण का जाल बिछाने वालों में डर दिख रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि प्रदेश में सख्त धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद भी धर्म परिवर्तन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि सीएम धामी ने उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में और सख्त होगा धर्मांतरण कानून। सीएम धामी ने दिखाई सख्ती। धर्मांतरण का जाल बिछाने वालों की अब खैर नहीं। कालनेमी की निगरानी के लिए बनेगी एसआईटी। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून के बावजूद धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। धर्मांतरण का बढ़ता ग्राफ गवाही दे रहा है कि प्रदेश में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने और जाल बिछाने वालों में कानून का ना तो कोई डर है और ना ही कोई भय। यही कारण है कि धामी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। देवभूमि उत्तराखंड है, ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुँचता हो। ऑपरेशन कालनेमी कल से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए। हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र भी हो। निश्चित तौर पर जो धर्मांतरण कानून पर सख्ती की आवश्यकता महसूस हो रही है। और जिस तरह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, झंगुर बाबा का एक बड़ा प्रकरण चल रहा है और धर्मांतरण के आड़ में जो देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं वो ज़्यादा चिंता का विषय है। तो इसको और गहराई से देखने की आवश्यकता है और इस पर हमको इसके तह तक जाना पड़ेगा। जो लोग ये धर्मांतरण करते हैं गलत नामों को बदल कर, तो इसकी तह तक जाना होगा, क्योंकि ये संभावना है कि इसकी आड़ में कहीं ना कहीं देशद्रोही गतिविधियाँ भी चल रही होंगी। तो उससे उत्तर प्रदेश से सबक लेते हुए हमको अपने प्रदेश में भी इस पर थोड़ा सख्ती करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही धामी सरकार ने पुलिस मुख्यालय के स्तर पर ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में बीते कई दिनों से ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें फर्जी बाबाओं और ढोंगी बाबाओं को पुलिस पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इस बीच पुलिस के सामने कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि दूसरे समुदाय के लोग भेष बदलकर इस तरह लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन पर भी सख्ती से कार्रवाई की है। वहीं पुलिस के मुताबिक मौजूदा समय में जो मुकदमा दर्ज किया गया, इसे मिलाकर अब तक कुल 53 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अधिनियम 2018 में आया था और बाद में अमेंड हुआ 2022 में, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा है। और ये जो वर्तमान में मुकदमा लिखा गया है, इसको मिला के कुल 53 मुकदमे उत्तराखंड में लिखे जा चुके हैं और इसमें 53 मुकदमों में 93 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। ये वर्तमान में 5 और उसके पूर्व 88 अभियुक्तों के खिलाफ। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो पिछले 2.5 सालों में 4 गुना धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। साल 2020 से 2022 में
जहां 11 मामले सामने आए, तो वहीं साल 2023 से जुलाई 2025 तक 42 मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक देहरादून धर्मांतरण का हॉट स्पॉट है। सिर्फ दून में धर्मांतरण के 18 केस दर्ज हो चुके हैं। देखिए, धर्मांतरण के लिए धामी जी कई बार ये बात बोल चुके हैं और धरातल पर अगर स्थिति इतनी अच्छी होती, सख्त कानून की और एक्शंस की, तो मुझे लगता है पिछले कई महीनों से जो न्यूज़ आ रही है कि धर्मांतरण के केसेस में वृद्धि हुई है, वो ना होती। तो मुझे लगता है कहने और करने में बड़ा फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी के। और आप SIT गठित कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है, करिए, लेकिन काल नेमी जो बहरूपिया था उसकी तरह अगर सरकार भी बहरूपिया बन जाएगी तो मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। हैरानी इस बात की है कि उत्तराखंड देश का इकलौता राज्य है जहां समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू है और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून भी है। बावजूद इसके उत्तराखंड में पहाड़ हो या फिर मैदान, धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं और युवतियां ट्रैप में फंस रही हैं। लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए CM धामी ने धर्मांतरण कानून को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने PM श्री केंद्रीय विद्यालय में 26.23 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर CM धामी ने छात्रों से संवाद किया। CM धामी ने कहा कि खटीमा केंद्रीय विद्यालय में न सिर्फ बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी बल्कि उनका समग्र विकास भी होगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। CM धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य का हर बच्चा स्कूल जाए, कोई भी एक भी बच्चा ना छूटे। लंबे समय से खटीमा वासियों की मांग है कि खटीमा में केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास प्रारंभ किए और अंततः ये प्रयास सार्थक रंग लाए और खटीमा में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ हो गया। भव्य भवन का भी निर्माण हो गया और विधिवत रूप से उसका लोकार्पण भी हो गया और PM श्री केंद्रीय विद्यालय के रूप में इसको स्थान भी मिल गया। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उधर मनसा देवी हादसे के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर है। बता दें कि मंगलवार को देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने धार्मिक स्थलों को लेकर अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि धार्मिक स्थलों के मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कर मार्गों को चौड़ीकरण किया जाए, साथ ही धार्मिक स्थलों में भीड़ नियंत्रण के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में अत्यधिक भीड़ होने पर श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाए। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ का जिम्मेदार सरकार को ठहरा रही है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि बदइंतजामी की वजह से यह हादसा हुआ है, ऐसे में मजिस्ट्रियल जांच से काम नहीं चलेगा। घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए। गणेश गोदियाल ने कहा कि आने वाले समय में अर्धकुंभ और नंदा देवी राज्य यात्रा का आयोजन होना है, लिहाजा सरकार को एहतियातन कदम उठाने की जरूरत है। ये सिर्फ एक मजिस्ट्रेट जांच से पूरा नहीं होगा, पहले इनके कारणों की तह तक जाना पड़ेगा कि ये भगदड़ हुई क्यों, और ये तभी सामने आ सकता है जब वरिष्ठ स्तर की जांच हो। ये मजिस्ट्रेट स्तर की जांच डीएम ने कहा SDM को, SDM ने कहा तहसीलदार को, SDM ने कहा तहसीलदार को, तहसीलदार ने कहा कानूनगो को, और बस वो SDM वो जांच हो गई। तो ये जांच खाना पूर्ति वाली जांच। उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले आरक्षण में फर्जीवाड़े की आशंका जताई गई है। खास बात यह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। आखिर कैसे किया गया फर्जीवाड़ा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति ने मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में शिकायत की, जिसमें ये अंदेशा जताया गया कि राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले आरक्षण के लाभ को पाने के लिए कुछ लोग बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। समिति ने आशंका जताई कि फर्जी दस्तावेजों को तैयार करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों के नाम पर MBBS में फर्जी प्रवेश लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। कि 2% आरक्षण सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को देती है,
सर्विस की दृष्टि से मैंने देखा कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे हैं जो बेचारे अभी रिक्शा चला रहे हैं, उनको और वो 2% भी लाभ इसलिए नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए 20 सीटें हैं तो वो कहते हैं कि 50 तक तो कोई एक सीट बनती है, 49 हैं तो आपको एक सीट भी नहीं मिलेगी। और वो फिर बाद में क्या करते हैं कि यदि इकट्ठी सीटें हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर देती हैं ताकि वो एक सीट आते वो भी बड़ी मुश्किल से किसी ज़िले में नहीं आ पाती। इसी प्रकार जो एडमिशन वगैरह हैं इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या सब, वहाँ 2% है। तो हमने कहा भाई जो वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनको वो अधिकार मिलना चाहिए उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा। ऐसे फर्जी लोग जो सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं उनको सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। राज्य में स्वतंत्रता सेनानी की पहली और दूसरी पीढ़ी को सरकारी कॉलेज में प्रवेश और नौकरियों में 2% आरक्षण देने की बात कही गई है और इसी आरक्षण को पाने के लिए फर्जीवाड़ा होने की आशंका जताई गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को तुरंत SIT गठित कर जाँच करवाने के आदेश दिए। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि SIT जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के आरक्षण के मुद्दे पर कोई अगर कहीं अनियमितता हुई है तो ये बड़ा गंभीर मामला है, मेरा ये मानना है। और जैसा आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने स्वयं SIT गठित की है तो निश्चित तौर पर अगर उसमें कोई अनियमितता सामने आएगी तो जो लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये किसी भी कीमत पर ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, असहनीय चीज़ होगी और इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण का मतलब है ये आरक्षित सीटों के भीतर ही लागू होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं और 3% स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण है तो 3 सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से समिति ने फर्जीवाड़े का अंदेशा जाहिर किया है उसे लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो एक रिजर्वेशन केंद्र सरकार से जो है आता है और मुझे लगता है कि वो प्रदेश सरकार पे डिपेंड करता है वो कितना देना चाहे। अगर एक स्वतंत्रता सेनानियों के जो डिपेंडेंट हैं उनके अगर आरक्षण पे इस तरीके का फर्जीवाड़ा होगा तो ये प्रदेश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, इस पे भी बड़ा सवाल उठाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को चिकित्सा शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन ये राज्य और संस्थानों के नियमों पर निर्भर करता है। कुछ राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे, पोते पोतियों और कभी कभी नातिन को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। हालांकि ये आरक्षण आमतौर पर क्षैतिज आरक्षण होता है, जिसका मतलब है ये आरक्षित सीटों के भीतर ही लागू होता है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में उत्तराखंड में समिति ने फर्जीवाड़े का अंदेशा जताया है, ऐसे में देखना होगा कि CM धामी द्वारा दिए गए SIT जांच के आदेश के बाद क्या निकलकर सामने आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में भू माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो न्याय विभाग की जमीन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, मंगलवार को चंद्रवनी क्षेत्र में बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के लिए भू माफिया अपने साथियों और पुलिस के साथ पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद भू माफिया मौके से भाग खड़े हुए। वहीं घटनास्थल पर विधायक विनोद चमोली भी पहुंचे। ऐसे में हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान भी मामले की हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंचे। देहरादून में भू माफियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं जो अब जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, चंदमणि में जो ज़मीन है हम आपको साफ तौर पर दिखाएंगे। लगभग 5.5 बीघे ज़मीन है और लगभग अगर बात करें तो जो कॉलोनी वासियों का कहना है करीब 25 करोड़ की ज़मीन ये बताई जा रही है। तो आज जो भू माफिया है पूरे जो अन्य लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर ज़मीन पर कब्जा करने के लिए आए थे, लेकिन जो कॉलोनी वासी है उनके विरोध के बाद जो भू माफिया है हालांकि फ़िलहाल वापस चले गए हैं, लेकिन कुछ कॉलोनी वासी हमारे साथ में हैं, जानकारी करते हैं कि किस तरह का मामला था और क्या हुआ था। पंजी, आज वो माफिया आए थे तो क्या हुआ था? ऐसा है, ये जो ज़मीन विवादित ज़मीन है, लेकिन विवादित भी क्या है, ये ज़मीन जो है न्याय विभाग की ज़मीन है। ये 2002 में न्याय विभाग को चली गई थी ये ज़मीन।
आज उस ज़मीन पे कुछ भूमाफिया यहाँ पर जो है कब्जा करने आए थे, क्योंकि ये ज़मीन बहुत बेशकीमती ज़मीन है, बहुत महंगी ज़मीन है, करीब 20-25 करोड़ रुपए की ज़मीन है। ये 5 बीघे ज़मीन यहाँ पर है। तो इस ज़मीन पे वो लोग यहाँ पर कब्जा करना आए थे। उन्होंने कोर्ट से कोई आदेश करा रखा है, कोई फर्जी आदेश, क्योंकि यहाँ हम लोगों को नहीं, क्योंकि जबकि इस जगह पे यहाँ पर गांव वालों का अपना कब्जा है। ये यहाँ पर देखिए आप लोग, ये तारबाड़ भी लगी हुई है, ये मंदिर भी बना हुआ है। इधर यहाँ पर जो है ये गांव वालों का, यहाँ पर गांव वालों के बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। गांव वालों के जो है यूज़ के लिए ये जगह आ रही है, ब्याह होती है, शादी होती है, दूसरे प्रयोग के लिए ये जगह हमारे लोग आती है। ये जगह 2002 में इसमें जो है न्याय विभाग को दे दी गई थी, लेकिन उस टाइम भी हमने, जब उस टाइम माननीय दिनेश अग्रवाल जी उस टाइम मंत्री थे, हाँ उस टाइम उस बार तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके, न्याय मंत्री जब वो थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके उस टाइम भी छुड़वाई थी कि साहब यहाँ पर जो है बिल्डिंग ना बनाई जाए, आप इसको जो है ग्राम सभा के लोगों के लिए इस ज़मीन को छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने हमारी बात उस टाइम भी मान ली थी और यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया। 5.5 बीघे कितनी पुरानी है और इसके मतलब अगर बात करें इसकी किस तरह की जानकारी है कॉलोनी वासियों को? सर ये ज़मीन लगभग 50 वर्ष हो गए मुझे रहते हुए। 54 साल की तो मैं हो गई। 50 वर्ष मुझे यहाँ रहते हो गए ग्राउंड के पास में। 50 वर्ष से पहले इसमें प्लांटेशन हुआ था लिप्टिस और शीशम का। प्लांटेशन होने के बाद ये बस्ती बनी है। प्लांटेशन खत्म होने के बाद छोटे छोटे पेड़ थे और तो चारों तरफ तारबाड़ हो रखा था। और ये खेल के लिए बुजुर्गों ने, गांव के बुजुर्गों ने खेल के लिए ग्राउंड छोड़ा था 5.5 बीघे। और आज भी ये रकबा 5.5 बीघे है। जो भू तस्कर हैं उनका 3.25 बीघे का रकबा है। और उन रकबों को, उनका रकबा ये पीछे है। ये जो आप सामने बस्ती देख रहे हैं, इस बस्ती से पीछे पट्टा हुआ था। इस भूमि पर कोई पट्टा नहीं हुआ है किसी का। और उन्होंने अपने पट्टे को 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये में उन्होंने अपनी ज़मीन को बेच दिया। उनके पास मात्र कागज़ जिंदा है और ज़मीन ये मौके पर बरकरार साफ दिखाई दे रही है कि ये ज़मीन मेरी हो सकती है। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने पूरे इस सेवला खुर्द का नक्शा ही चेंज करा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नक्शा ही चेंज हो गया, क्योंकि जिस समय सर्वे हुआ था 131 ठा के नाम से न्याय विभाग को आवंटन हुआ था। न्याय विभाग ने श्रम विभाग को दिया। 131 ठा श्रम विभाग के पास है। श्रम विभाग का 1 महीने तक यहाँ सर्वे हुआ, सर्वे फेल हुआ है। दिनेश अग्रवाल जी शहरी विकास मंत्री थे, उनके द्वारा ये, उनके कार्यकाल में नक्शा जब फेल हो गया कि इसमें बहुमंजिली इमारतें नहीं बन सकती, ये उसके बाद रिपोर्ट लगने के बाद श्रम विभाग की जब चली गई, न्याय विभाग को पुनः न्याय विभाग के पास चली जमीन। और उसके बाद अब भूमाफिया कह रहे हैं कि उनको खाली दिखाई दे रही, तो कह रहे हैं कि ज़मीन मेरी। हमारे साथ कॉलोनी वासी, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो भूमाफिया कब्जा करने के लिए आए थे उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो जो कॉलोनी वासी हैं यहाँ पर धरने पर बैठेंगे जब तक कार्रवाई नहीं की जाती। कैमरा पर्सन निशांत के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड के खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने एक बार फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके नजदीकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एलयूसीसी के बहाने उमेश कुमार ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार केएस पवार की कंपनी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। फिर एक्टिव हुए विधायक उमेश कुमार। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नजदीकी पर निशाना। केएस पवार की कंपनी पर खड़े किए गंभीर सवाल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की सियासी लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। अब उमेश कुमार एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे केएस पवार की कंपनी पर उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल उत्तराखंड में हुए एलयूसीसी चिटफंड घोटाले पर बोलते हुए विधायक उमेश कुमार ने सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और काले धन को वैध करने का खेल हुआ है। 2017 से 2020 तक फर्जी आरडी एफडी खातों के जरिए 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा की। आप समझिए, ये सोशल म्यूचुअल बेनिफिट ही एक सिर्फ अंतिम घटना नहीं है। आप जब जांच करेंगे तो ऐसी बहुत सारी जांचें इस राज्य में खुलकर आएंगी जहां सैकड़ों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, काले धन को सफेद किया गया है। ये काला धन यहीं के लोगों से इकट्ठा किया गया, यहीं के लोगों को मूर्ख बनाया गया, उन्हीं के साथ धोखाधड़ी की गई और उसी पैसे को सफेद कर लिया गया।
और सरकार चुपचाप मौन बैठी है। आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार जो 2017 में शपथ लेते हैं और शपथ लेते उनको औद्योगिक सलाहकार बनाते हैं और 2020 तक 180 करोड़ रुपए का जो है उनकी कंपनी में निवेश आ जाता है, पैसे आ जाते हैं। किसके हैं 180 करोड़ रुपए? इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य सचिव से इस कंपनी की धोखाधड़ी की जांच की मांग की थी, जिसके बाद एसटीएफ का गठन भी हुआ, लेकिन जरूरी दस्तावेज और सबूत गायब कर दिए गए। 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मेल आता है। उस मेल में 10 कंपनियों के नाम बताए जाते हैं। उस मेल के अंदर यह बताया जाता है कि ये कंपनियां आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। उस मेल में यह भी कहा जाता है कि सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उसके बाद जैसे ही मुख्य सचिव जांच के आदेश देते हैं एसटीएफ को, रातों रात फाइल गायब हो जाती है। कहां गई वो फाइल? कहां गए वो मुख्य सचिव के आदेश? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का सबसे ताकतवर सलाहकार, उसकी कंपनी का नाम आरबीआई द्वारा मेल में लिखा गया था, इसलिए गायब कर दिया गया। विधायक उमेश कुमार ने न सिर्फ तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा, बल्कि मौजूदा धामी सरकार पर भी संरक्षण देने का आरोप लगाया। इंटरकनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब अगर आप इस नेटवर्क की जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके निदेशक भी एक दूसरी कंपनियों में सब एक ही मिलेंगे। इसकी जांच 3 साल से ईओडब्ल्यू में लटके होने का आरोप मैं सीधा सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर लगाता हूं कि धामी जी, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को संरक्षण दे रहे हैं, उनके सलाहकार केएस पंवार को संरक्षण दे रहे हैं, उस कंपनी को संरक्षण दे रहे हैं। बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच की खींचतान किसी से छिपी नहीं है। 2016 में त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाया गया आरोप हो या फिर उनके सलाहकार रहे केएस पंवार की कंपनी पर लगाया गया आरोप, या फिर लोकसभा चुनाव में एक ही पिच पर दोनों की बैटिंग हमेशा चर्चाओं में रही है। अब एक बार फिर उमेश कुमार का यूं एक्टिव होना ये बताने की कोशिश है कि आज भी उन नेताओं की नब्ज इनके हाथों में है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारी चल रही है। उधर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मतदान प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए सभी मतदान कार्मिकों और आमजन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इससे संबंधित सभी कार्मिकों को पूर्व में ही निर्वाचन विभाग द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये हमारे पौड़ी जनपद में दोनों चरणों के मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे जितने भी मतदान कार्मिक थे और सभी ऑफिसर्स जो इसमें लगे थे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और साथ में मतगणना को लेकर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी ट्रेनिंग होनी थी, रैंडमाइजेशन होने थे, और साथ में जो काउंटिंग के लिए टेबल, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर्स की पूरी व्यवस्था थी वो हो चुकी है। और 31 तारीख को नियत समय पे मतगणना भी शुरू हो जाएगी और इसकी संपूर्ण तैयारियां जनपद स्तर पर की जा चुकी हैं। हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास नगर निगम की दुकानों के ऊपर अवैध निर्माण किए जाने के खिलाफ प्राधिकरण ने कार्रवाई की। इस दौरान लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं मौके पर मौजूद बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गरीबों को परेशान करने के लिए प्राधिकरण इस तरह के कदम उठा रहा है। उधर नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि नगर निगम ने 2016 में दुकानों के निर्माण की परमिशन दी थी, जबकि 2025 में निर्माण कराया जा रहा था। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत गरीब दुकानदार हैं बेचारे ना। इन लोगों ने लोन लेके, किसी ने उधार लेके, किसी से कर्जा लेके यहाँ पर दुकानें डबल स्टोरी बनाई है और प्रशासन के कहने पे बनाई है। ऐसा नहीं है कि अवैध निर्माण है। जब ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा था तब प्रशासन यहाँ पर डीएम मैडम खुद यहाँ पर उपस्थित थी। उनके सारे नीचे के अधिकारी जो एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उन्हीं लोगों ने कहा कि आप लोगों का इतना हिस्सा, हम दुकान का आधी दुकान का हिस्सा ले रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर डबल स्टोरी बना लीजिए अभी, है ना। तो उसमें सभी लोगों को, इन्होंने भोले दुकानदार थे, ये सब मान गए, तो इन लोगों ने उस समय यहाँ पर डबल स्टोरी बना दी। आज ये लोग यहाँ पर सील करने आ गए। देखिए, जब काठगोदाम हल्द्वानी काठगोदाम रोड का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ तो इसमें जिन दुकानों का आगे चौड़ीकरण का भाग रोड में गया था उनको रिपेयर करने की इसमें अनुमति तत्समय दी गई होगी। और उसके बाद इसमें जब बाद में देखा गया, इसका निरीक्षण किया गया, तो चौड़ीकरण के अतिरिक्त इसमें जो नगर निगम की दुकान है उसमें उन्होंने
फर्स्ट फ्लोर पर दुकानों का निर्माण किया। इसके बाद इन कागजों को देखा गया तो इसमें 2016 में नगर निगम की दुकानों को अनुमति दी गई थी। इनका पैसा भी जमा था कि आप इनको 6 माह के अंदर नक्शा पास कराने के बाद निर्माण कार्य करेंगे। 2016 की अनुमति के आधार पर 24 में इन्होंने निर्माण कार्य किया है, जिसको लेकर इसमें प्राधिकरण ने तत्समय इसको सील कर दिया है और आज उसी दुकानों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। देहरादून से मसूरी जाने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से जल्द राहत मिलने वाली है। पर्यटन विभाग ने मसूरी रोपवे परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। ये रोपवे न केवल आवागमन को आसान बनाएगा बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। बता दें कि पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि मसूरी रोपवे परियोजना के तहत 26 टावर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और विद्युत विभाग द्वारा सब स्टेशन हटाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मसूरी की ट्रैफिक समस्या में जहां सुधार होगा वहीं पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। अब इसमें देखिए, मसूरी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो योजना स्वीकृत हुई है आपकी, देहरादून से लेकर मसूरी तक की जो रोपवे की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा। लेकिन जो ट्रैफिक का जो कंजेशन आप देखते हैं देहरादून से लेकर मसूरी का, खासकर समर्स में, देखिए ये नहीं कहा जा सकता है कि साल भर मसूरी में ट्रैफिक जाम रहता है। केवल उन महीनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं या जून के बाद, जून और जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई के बीच में, उस समय वाकई में उससे काफ़ी निजात मिलने की संभावना है। और इस योजना में के अंतर्गत लगभग 26 टावर हमारे लगने थे और उसमें से 26 के 26 टावर्स में हमारा काम शुरू हो चुका है। रुड़की के चंदनपुर गांव में 10 साल पहले करोड़ों की लागत से बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब तक शुरू नहीं हो पाया है। आलम यह है कि अब ये बिल्डिंग नशेड़ियों का अड्डा बन गई है और इसका सबूत ये तस्वीरें दे रही है। हालांकि चौकीदार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उधर स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह पर यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया उसके आसपास करीब 1500 आबादी रहती है। बावजूद इसके संचालन को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिखे। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर चंदनपुर, इसे करीबन 15-16 साल हो चुके। अभी तक ये बन के बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, इसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने भी कई बार सीएमओ ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास कई बार जा चुके, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलते रहते हैं कि आएंगे और देखेंगे और बिल्डिंग हैंडओवर होगी, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर ये जैसे बंद पड़ा है कई साल से, मतलब इसमें कोई ना कोई अब तक आया, कोई मतलब ना कोई ध्यान, ना कोई देखभाल। और ये सर मतलब कोई इसमें झुंड वगैरह सब खड़ी है और बिल्डिंग भी इसकी मतलब खराब हो गई है। कितने लोगों की जनसंख्या है इस गांव की? कितने लोगों को लाभ मिलना था इसका? इसमें कम से कम लाभ मिलना था 5000 लोगों को लाभ मिलता है इससे। बहुत मतलब अच्छा मतलब सुविधा होती इसमें, और अब तक के इसमें ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मैडम, कोई सुविधा कुछ नहीं है। ये नहीं पड़ा है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि नदी नाले का जलस्तर बढ़ गया है और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद है। मंगलवार को पहाड़ों की रानी मसूरी में भी कुठाल गेट के पास विशालकाय पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। इस वजह से करीब 2 घंटे तक मार्ग बाधित रहा। गनीमत ये रही कि इस पेड़ की चपेट में कोई वाहन या राहगीर नहीं आया। उधर स्थानीय लोगों ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। देखिए, बरसात अपने नियमित समय पर हर साल होती है और जब बरसात होती है तो उससे पहले हमें सचेत हो जाना चाहिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र है इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जब बरसात होती है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड भी होते हैं, लेकिन वो तो एक प्राकृतिक आपदा है जिसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो हमारे नदी नाले खाले हैं जिनमें लगातार मलबा डाला जाता है और बरसात जब आती है तो वो मलबा सड़कों पे आता है और जब सड़कों पे आता है तो वो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनता है। उधर काशीपुर के इस्लामपुर में 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस की माने तो दोनों पक्ष के लोग प्रधान पद पर अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी के समर्थक हैं, जिनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो कुछ देर बाद हाथापाई और फिर हिंसा में बदल गई। टकराव इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों से करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी घायलों को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर क्षेत्र में पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। दिनेशपुर के चंदन नगर गांव में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और 2 लाख की नकदी के साथ 4 लाख की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं।
जी, मेरा नाम सुष्मिता मंडल है। मैं सुबह उठ के जब मैं निकल रही थी कमरे में से, मेरी नज़र अचानक से अलमारी पे गई। फिर मैंने देखा अलमारी खुला हुआ है। मैंने कहा ऐसा क्यों है? फिर मैंने कहा शायद खुल गया होगा, मच्छरदानी उसी पे टंगी हुई थी। फिर मैं जब उसके पास आई तो देखा लॉकर भी खुला हुआ है। तो मैंने कहा लॉकर क्यों खुला है? फिर अंदर जब झाँका उसमें कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया? फिर मैं एकदम से चिल्लाने लगी। फिर बस सब ये भी जाग गए। फिर मेरे सास ससुर दोनों भी चले गए वहाँ पे। फिर उन्होंने गाँव वालों को भी बुला लिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून के बावजूद बढ़ा धर्म परिवर्तन का ग्राफ। आंकड़ों ने बताया नहीं है आरोपियों में कानून का डर, अब और सख्त धर्मांतरण कानून होगा। खटीमा दौरे पर सीएम धामी का छात्रों से संवाद। कहा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार कर रही काम। राज्य का हर बच्चा जाए स्कूल, यही है डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता। हरिद्वार के मनसा देवी हादसे के बाद एक्शन में शासन प्रशासन। धार्मिक स्थलों को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक। मार्गों से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। भीड़ नियंत्रण के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर फोकस। और राजधानी देहरादून में भूमाफिया के हौसले बुलंद। चंद्रमणि क्षेत्र में न्याय विभाग की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने पहुंचे माफिया। लोगों के हंगामे के बाद भाग खड़े हुए आरोपी।